ईरान के जंजन शहर से एक बड़ी खबर। शिया मस्जिद और धार्मिक कॉम्प्लेक्स पर इजराइल अमेरिका का हमला हुआ है। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। मस्जिद का गुंबद और मीनारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ईरान ने इसे सांस्कृतिक स्थल पर हमला बताते हुए कड़ी निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितनी भी धमकियां दे, तेहरान युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम पीछे नहीं हटेंगे और अपने देश की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। मिडिल ईस्ट युद्ध में ड्रोन हमले से महंगे हथियारों का भारी नुकसान देखकर भारत अब नए एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ा दांव लगाने जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस युद्ध से मिले सबक को देखते हुए भारत अपनी वायु रक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने खतरनाक चेतावनी जारी की है। IMF का कहना है कि अगर यह संघर्ष लंबा खिंचा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लग सकता है। ईरान की शक्तिशाली सेना IRGC ने गूगल, एप्पल, टेस्ला, IBM समेत 18 प्रमुख अमेरिकी कंपनियों को टारगेट घोषित कर दिया है। आरोप है कि ये कंपनियां अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्यवाहियों में तकनीकी मदद कर रही हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि इन कंपनियों के दफ्तर पर हमले हो सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध में नहीं पड़ेंगे। ब्रिटेन का अपना ही सबसे ऊपर है और हम अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन नाटो से खुद को अलग करने की ओर बढ़ रहा है। इस खबर ने वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में नया संकट पैदा कर दिया है। कई देश इस कदम को लेकर चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश की बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए NTPC ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में उच्च क्षमता वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। ये प्लांट प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को लंबे समय तक मजबूती प्रदान करेगा। फारस की खाड़ी में तनाव के कारण ईरान की अनुमति का इंतजार करते हुए 28 जहाज फंसे हुए हैं। इनमें 18 भारतीय जहाज भी शामिल हैं। इन जहाजों में कच्चा तेल और LPG जैसा सामान लदा है। देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और भारत सरकार स्थिति पर नजर रखी हुई है। इजराइल और ईरान एक दूसरे के ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। दोनों तरफ से मिसाइलें और ड्रोन हमले की झड़ी लगी हुई है। इस संघर्ष में अब तक दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत में ईरान के दूतावास ने आश्वासन दिया है कि उन्होंने ट्वीट कर कहा, हमारे भारतीय दोस्त पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में हैं। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी में बड़ा फेरबदल, राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया गया है। साथ ही संसद में बोलने पर भी रोक लगा दी गई। उनकी जगह अशोक मित्तल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। तेल संकट की आशंका को देखते हुए भारत पूरी तरह से तैयारी में है। हॉर्मुज के संकट को ध्यान में रखकर PM मोदी के नेतृत्व में 7 बड़े कदम उठाए गए हैं। ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना, घरेलू सप्लाई चेन मजबूत करना और कृषि क्षेत्र की सुरक्षा पर खास फोकस है। वक्फ संशोधन बिल पर संसद में तीखा हंगामा जारी है। लोकसभा में बिल पेश होने के बाद NDA और इंडिया गठबंधन के सांसदों में जोरदार बहस हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस बिल को वापस लेने की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को आश्वस्त किया। पश्चिम एशिया के संकट के बीच उन्होंने कहा, भारत में कोई ईंधन संकट नहीं है। हमारी नौसेना तेल समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए पूरी मुस्तैदी से तैनात है। पटियाला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 10 आधुनिक हथियार बरामद किए गए। इस गिरोह का नेटवर्क बिहार से पंजाब तक फैला हुआ था। देश में डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद फॉर्म भरकर इसकी शुरुआत की। यह जनगणना देश के विकास की नई दिशा तय करेगी। पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को घेरकर बंधक बनाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए राज्य सरकार और प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। पटना हाई कोर्ट ने ग्रुप C पदों की नई भर्ती निकाली है। टेक्निकल असिस्टेंट समेत विभिन्न पदों पर चयन होगा। चयनित उम्मीदवारों को महीने की सैलरी 92,000 रुपए तक मिल सकती है। 3 चरणों में होगी इसकी पूरी प्रक्रिया।
तेल संकट के इस मुश्किल वक्त में भारत ने भूटान की मदद की। कोल और एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित कर भारत ने हिमालयी पड़ोसी देश को राहत दी। भूटान सरकार ने भारत को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह मदद उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।